दिल्ली के डीएम साहब अपने गांव बिहार में छठ पूजा मनाने के लिए आते हैं और वो अपने घर से मार्केट किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं। उनको फल भी खरीदने होते हैं तो वो एक फल वाली रेहड़ी पर चले जाते हैं। तो वहां पर दो पुलिस वाले उनसे अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। इस चीज को देखकर डीएम साहब उनका विरोध करते हैं तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि तुम हमारे सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, पीछे हटो वरना हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो इस पर डीएम साहब कहते हैं ऐसे कैसे तुम हमें जेल में डाल दोगे, ऐसे कैसे तुम हमें जेल में डाल दोगे, ये तुम्हारा अपना सरकारी काम नहीं है। पुलिस वाले को गुस्सा आ जाता है और वो डीएम साहब को जो बिल्कुल ही सादे कपड़ों में थे तो उनको पकड़कर वो अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। दोस्तों कौन थे वो डीएम साहब और वहाँ पर वो क्या कर रहे थे, कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना है। बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा 5-10 मिनट का समय निकाल कर मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और वही फिर आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मेरा हौसला ऐसे बना रहे और मैं फिर एक नया टॉपिक पर नई वीडियो लेके आती रहूं। और समय को खराब नहीं करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी है पटना की। पटना में एक लड़का रहता है जिसका नाम होता है अतुल। अतुल के परिवार में उसके ताऊ चाचा और सभी परिवार के लोग जो हैं बड़े ही मिलजुल कर और बड़े प्यार से रहते हैं। अतुल के पापा एक खेती बाड़ी का काम करते हैं और वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अतुल अभी स्कूल में पढ़ रहा है। अतुल पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट होता है और अतुल के जो टीचर हैं वो अतुल से कहते हैं कि बेटा ऐसे ही तुम मेहनत करते रहो, आगे जाकर एक तुम बड़े सरकारी अफसर बनोगे। ये बात अतुल के दिमाग में बैठ जाती है और अतुल मन ही मन सोचता है यदि मैं आगे जाकर सरकारी अफसर बन जाता हूँ तो हमारा जो जीवन है बड़े ही अच्छे से व्यतीत होगा और जैसे जो मेरे टीचर की जो मनोकामना है, जो इच्छा है वो भी पूरी हो जाएगी। जैसे जैसे समय बीतता है और समय के साथ साथ अतुल की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। अब अतुल को यूपीएससी की टेस्ट की जानकारी भी हो जाती है। अतुल के पापा खेती बाड़ी का काम करते हैं और अतुल खेती बाड़ी के काम में अपने पापा का हाथ बटाता है। तो वो एक दिन खेती बाड़ी करते हुए खेत पर काम करते हुए अपने पापा से कहता है कि अब मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मुझे यूपीएससी का टेस्ट देना है, उसकी तैयारी करनी है। तो उसके अतुल के पापा जो हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वो अतुल के पापा अपने बेटे से पूछते हैं कि ये यूपीएससी का टेस्ट क्या होता है। अतुल अपने पापा से बताते हैं कि यदि यूपीएससी का टेस्ट मेरा क्लियर हो जाता है तो मेरा टेस्ट क्लियर हो जाता है तो मैं आपका और अपने परिवार का गांव और ज़िले में आपका नाम रोशन कर दूंगा। तो अतुल के पापा अपने बेटे को आगे पढ़ने की इजाज़त दे देते हैं और वो अतुल अपने पापा का आशीर्वाद लेकर कोचिंग करने के लिए दिल्ली चला जाता है और वो दिल्ली में रहकर 2 साल कोचिंग करता है। लेकिन 2 साल कोचिंग करते हो जाते हैं तो अतुल अपना यूपीएससी का टेस्ट क्लियर नहीं कर पाता है, उसे यूपीएससी का टेस्ट पास नहीं होता है। अब अतुल के पापा अतुल के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बस बेटा अब तुम इसे छोड़ दो, अब आगे हम नहीं चल सकते, हम गरीब आदमी हैं, तुम घर पर आकर अपने खेती बाड़ी का काम है उसे संभाल लो। तो अतुल एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता है लेकिन उसके लिए ये टेस्ट और ये जो टेस्ट की जो वैल्यू है, जो पोस्ट की वैल्यू, ये काफ़ी महत्व रखती है। तो अतुल अपने पापा से पूछ बैठता कि पापा ये तुम सब क्यों कह रहे हो, मैं ये क्यों कह रहे हो। क्योंकि जब अतुल के पापा ने अतुल को पढ़ने के लिए भेजा था तो अतुल ने भी अपने पापा को काफ़ी प्रोत्साहित किया था और अतुल के पापा ने भी अपने बेटे को काफ़ी मतलब जज्बे के साथ कोचिंग लेने के लिए भेजा था। तो अतुल के पापा अपने बेटे को कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे से ज़्यादा कोई काम नहीं होता, तुम घर के बड़े बेटे हो, तुम आकर अपने घर परिवार का काम संभालो। और लेकिन तुम तो अभी कोचिंग कर रहे हो और बहुत सारा पैसा तुम्हारी कोचिंग में लग रहा है। तो पहले तो इन बातों को सुनकर थोड़ा सा अतुल घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है कि मेरे पापा ये सब क्या कह रहे। तो अपने पापा से कहता है कि पापा अब मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल नज़दीक हूँ, मुझे आप पढ़ते रहने दीजिए, मुझे अपनी पढ़ाई करते रहने दीजिए। तो
अतुल के पापा कहते हैं कि ठीक है, तुम पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, लेकिन मैं तुम्हारी कोई भी पैसे की मदद नहीं कर पाऊंगा। क्यों, अब हमारी जो घर की जो स्थिति है ये अब इतनी नहीं है, मैं आपकी तुम मदद नहीं कर पाऊंगा। तो अतुल अपने पापा से कहता है कि जितना तुम पे बन सकता है उतनी तुम मेरी मदद करो, और बाकी तो मैं अपना यहाँ रहकर छोटा मोटा जो काम है उसको ढूंढ लूँगा, पार्ट टाइम में अपना मतलब अपना कोई नौकरी कर लूँगा, तो मैं अपनी पढ़ाई का जो खर्चा है वो निकाल लूँगा। इसके बाद अतुल धीरे धीरे करके अपना जो काम है वो ढूंढने लग जाता है, और एक दिन उसको एक लाइब्रेरी दिखाई देती है, और उस लाइब्रेरी के बाहर एक पोस्टर लगा होता है जिस पर लिखा था कि जो भी इस लाइब्रेरी को संभालेगा उसको अच्छी खासी तनख्वाह भी दी जाएगी और रहने के लिए खाली एक कमरा भी दिया जाएगा। अतुल लाइब्रेरी के मालिक से जाकर बात करता है, तो लाइब्रेरी का जो मालिक है वो अतुल से कहता है कि मुझे 24 घंटा के लिए इस लाइब्रेरी को संभालने के लिए वर्कर चाहिए। तो अतुल को इस लाइब्रेरी में रहकर पढ़ने के लिए समय भी मिल जाएगा, जगह भी मिल जाएगी, और उसकी जो पढ़ाई का खर्चा भी वो निकल जाएगा। अतुल अपने लाइब्रेरी के मालिक से हाँ कर देता है, और वो वहाँ पर नौकरी करने लगता है और अपना वहाँ पढ़ाई करता रहता है। लाइब्रेरी में इतना ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बस उसमें ये थोड़ा सा उसको उसकी रखवाली करनी होती है, कौन बच्चा कब जा रहा है, कब आ रहा है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, बस यही सारी डिटेल में मालिक को देनी होती थी। अतुल को लाइब्रेरी पर ड्यूटी करते हुए 2 साल हो जाते हैं, तो वो अपना यूपीएससी का टेस्ट क्लियर कर लेता है और वो एसडीएम बन जाते हैं। और जैसे ही अतुल एसडीएम बन जाते हैं तो वो सबसे पहले इस खबर को अपने मम्मी पापा को बताता है, और जैसे ही उसके मम्मी पापा इस खबर को सुनते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं और पूरे गांव में इस खबर को फैला देते हैं। लेकिन सभी गांव वाले भी काफ़ी खुश होते हैं और मन ही मन का वे काफ़ी नाचते कूदते हैं कि हमारे जो गांव का बेटा है वो एक एसडीएम बन गया है। जैसे जैसे समय बीता है और समय के साथ साथ अतुल 2 साल तक गाजियाबाद में रहकर अपनी ड्यूटी को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी से करते हैं, और अब आगे चलकर अतुल का प्रमोशन हो जाता है, उसकी तरक्की हो जाती है और वो एक डीएम बन जाते हैं। और जैसे ही अतुल डीएम बन जाता है और फिर वो इस खबर को अपने मम्मी पापा को बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आकर रहो। तो जैसे ही उसके अतुल के पापा अब इस खबर को सुनते हैं तो वो तुरंत अपने दोस्त के पास जाते हैं, जो कि वो एक टीचर थे। तो वो उनसे कहते हैं कि मेरा बेटा एक डीएम बन गया है और वो हमें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है। तो उसके अतुल के पापा के जो दोस्त होते हैं वो बड़े ही खुश होते हैं और अपने कहते हैं कि ये तो बहुत ही खुशी की बात है जो तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने पास रहने के लिए बुला रहा है, लेकिन आप अपने बेटे के पास जाकर खुशी खुशी रहो, लेकिन फिर भी आप बीच में आते जाते रहना, कभी आप गांव को भूल जाओ। लेकिन जो अतुल के पापा हैं वो अपने दोस्त को आश्वासन देते हैं कि मैं अपने गांव को बिल्कुल नहीं भूलूंगा, जहां मेरा बचपना बीता है, जहां मैंने जन्म लिया है, उस जगह को मैं कैसे भूल सकता हूँ। तो जैसे ही अतुल डीएम बन जाते हैं तो उसको एक सरकारी गाड़ी मिल जाती है, एक सरकारी रहने के लिए मकान मिल जाता है और एक गार्ड भी उसको साथ में मिल जाता है। तो उसको सारी सरकारी सुविधाएं मिल जाती है। तो जैसे ही अतुल अपने मम्मी पापा और पूरे परिवार को दिल्ली लेकर आ जाता है और सभी वो बड़ी हंसी खुशी दिल्ली आकर रहने लग जाते हैं। दिल्ली आए अतुल के मम्मी पापा को 7 महीने गुजर जाते हैं और दीपावली का त्यौहार आता है। और जैसे ही दीपावली का त्यौहार आता है सभी बड़ी ही धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाते हैं, लेकिन अतुल के पापा के दिमाग में वही उसके जो दोस्त की कही हुई बातें चलती रहती हैं। जैसे दिवाली का त्यौहार चला जाता है और छठ पूजा आने वाली होती है तो अतुल के पापा के दोस्त का फोन आता है, और पहले तो वो अपने दोस्त से इधर किधर की बातें करते हैं और फिर वो अपने हंसी मजाक भी करते हैं, और फिर अपने दोस्त से वो कहते हैं कि दिवाली का त्यौहार तो तुमने दिल्ली में रहकर ही मना लिया, और हमने दिवाली के त्यौहार पर भी तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया लेकिन तुम नहीं आए, क्या छठ पूजा का त्यौहार भी तुम वहीं पर मना लोगे? छठ पूजा का त्यौहार तो तुम गाँव में आकर हमारे साथ मनाओ।
तो इस बात को अतुल के पापा अतुल से बताते हैं, तो अतुल भी गांव में जाकर छठ पूजा का त्यौहार मनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो पूरे ही परिवार का रजिस्ट्रेशन जो टिकट है वो करवाते हैं और अपने ऑफिस से वो एक हफ्ते की छुट्टी लेते हैं और वो छठ पूजा मनाने के लिए गांव में चले जाते हैं। जैसे जैसे छठ पूजा का त्यौहार नज़दीक आता है और वो पूरे परिवार के साथ मिलकर गांव में जाकर वो छठ पूजा की तैयारी करते हैं। जैसे ही छठ पूजा का दिन आता है तो अतुल के जो पापा हैं वो बाजार से कुछ फल लेने के लिए फल लाने के लिए कहते हैं। तो अतुल अपने पापा से कहता है कि मार्केट से मैं फल लेकर आता हूँ। तो अतुल के जो पापा हैं वो अतुल से मना कर देते हैं कि गांव के जो घर परिवार में और भी बंदे हैं वो फल लेकर आ जाएंगे, तुम घर पर रहकर आराम करो, तुम मार्केट में जाकर क्या करोगे। लेकिन अतुल अपने पापा से काफ़ी जिद करते हैं और वो बिल्कुल एक गांव ग्रामीण व्यक्ति की तरह एक सिंपल कपड़ा पहनते हैं और अपने पैरों में चप्पल डालते हैं और वो मार्केट में सामान लेने के लिए और अपने एक भाई का जो लड़का होता है भतीजा उसको साथ लेकर मार्केट में चले जाते हैं। जैसे ही वो मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, वो बाजार की रौनक को देखकर चारों तरफ एकदम घूम कर देखते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा लगता है, उनका मन काफ़ी खुश होता है और घूमते घूमते वो एक फल वाले की दुकान पर चले जाते हैं, रेहड़ी पर चले जाते हैं। वो वहां जाकर मोल भाव कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर दो पुलिस वाले आ जाते हैं और फल वाले से अवैध रूप से वसूली करने लगते हैं। फल वाला उन दोनों पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है कि साहब अभी तो मेरी बोहनी भी नहीं हुई है, आप शाम को आ जाना और पैसे ले जाना। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं उसे फल वाले को धमकाते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ ये रेहड़ी क्यों लगाई, ये यहाँ रेहड़ी लगाना लीगल नहीं है और तुम यहाँ रेहड़ी नहीं लगा सकते हो, क्योंकि आज उनको ये जो हफ्ता है वो नहीं मिला है। वो खाली रेहड़ी वाले को दुखी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इन सब को देखते हुए जो डीएम साहब हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, तो वो पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम कौन होते हो इनको जगह बताने वाले कि कहाँ रेहड़ी लगानी है कहाँ नहीं लगानी है, ये काम होता है नगर पालिका वालों का, ये तुम इस काम को नहीं कर सकते, तुम ऐसा इनके साथ नहीं कर सकते। तो पुलिस वालों को ये सब कुछ बुरा लगता है। ये सब सुनकर अब पुलिस वाले अतुल की तरफ देखने लगते हैं और वो उस अतुल की तरफ देखने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि ये एक साधारण सा व्यक्ति हमसे इस तरीके से क्यों बात कर रहा है। तो वो अतुल से कहते हैं कि चल चल आगे चल, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं है और यदि तू ज़्यादा बकवास करेगा तो हम तुम्हें जेल के अंदर कर देंगे। तो अतुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब ऐसे कैसे तुम मुझे अंदर कर दोगे, तो मैंने ऐसे तुम्हें क्या कहा है, मैंने तुम्हें सही बात कही है और तुम्हें जो मैं सही बात मैंने आपको बताई है, कानून के दायरे में रहकर मैं आपको काम करना सिखा रहा हूँ, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। अब पुलिस वालों को ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, वो ज़्यादा ही नाराज़ हो जाते हैं और वो अतुल से कहने लगते हैं कि लगता है ये कायदा और जो कानून है वो तुम पे ज़्यादा ही आता है, लगता है तुझे बड़े वाला जो कायदे जो कानून होता है वो सिखाना पड़ेगा। ये सब सुनकर जो अतुल का जो भतीजा होता है वो बीच में बोलने लगता है, लेकिन जो अतुल होता है वो हाथ का इशारा करके अपने भतीजे को रोक देता है और कहता है कि तुम कुछ मत कहो, तुम बीच में मत बोलो, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, इनको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद अतुल उन पुलिस वालों से कहता है कि इसमें वो कायदे कानून वाली कौन सी बात है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। यदि कोई कहीं भी जो अवैध तरीके से कोई काम कर रहा है तो उसके लिए नगर पालिका होती है, आपका काम होता है यहाँ लोगों को सुरक्षा देना, और जो आप ये कर रहे हो ये आपका काम नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर पुलिस वाले और भी ज़्यादा पुलिस वालों को ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डीएम साहब और उसके भतीजे को कंधे से पकड़कर खींचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। और जैसे ही डीएम साहब उनको देखते हैं कि वो हमें गाड़ी की तरफ ले जा रहे हैं तो डीएम साहब उनसे कहते हैं कि साहब हमने किया ही क्या है जो तुम हमें गाड़ी में बैठा रहे हो।
तो पुलिस वाले उनको कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारी जो ये ज़बान है ये कुछ ज़्यादा ही चल रही है, इस वजह से अब तुम्हें हवालात में रहना पड़ेगा और वहीं रहकर हम तुम्हें जो ये कायदे कानून है वो सिखाएंगे। इसके बाद जो डीएम साहब अपने भतीजे के साथ उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। पुलिस वाले उन दोनों को उस गाड़ी में बैठाकर सीधे थाने में ले जाते हैं। तो थाने में तो जैसे ही उन्हें वो थाने के अंदर ले जाते हैं, तो थाने के अंदर ले जाकर जैसे ही दरोगा उनसे पूछते हैं कि ये कौन है और आप इनको किस के कारण से लेकर आए हो, तो वो जो पुलिस वाले हैं वो दरोगा से कहते हैं कि ये हमें वसूली करने से रोक रहे थे, तो इसी कारण से हम इनको लेकर आए हैं। तो दरोगा साहब उनको डीएम साहब और उनके भतीजे को हवालात के अंदर कर देते हैं। तो जैसे ही डीएम साहब और उनके भतीजे को जेल के अंदर कर देते हैं, तो पुलिस वाले उनकी तलाशी लेना भूल जाते हैं। डीएम के साहब उनका अपना फोन होता है, तो वो एक कोने में जाकर पटना के डीएम के पास फोन करते हैं और उनको पूरी कहानी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम जल्दी से जल्दी फला थाने में पहुंचो और जो तुम्हारे पुलिस जो महकमा है वो आम जनता के साथ कैसा व्यवहार कर। पटना के जो डीएम साहब होते हैं वो वहां के एसपी से फोन करते हैं और फोन करके अपने पास बुलाते हैं। दोनों इकट्ठे होकर वो अपनी गाड़ी में उसी थाने में पहुंचते हैं और जैसे ही एसपी और जो डीएम साहब होते हैं वो थाने के बाहर पहुंचते हैं, तो जो पूरा जो पुलिस स्टाफ होता है वो दोनों को वहां पर देखकर बड़े चकित और हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और जैसे ही डीएम साहब और एसपी साहब थाने के अंदर जाते हैं, तो वो दरोगा साहब से जाकर पूछते हैं कि हाँ भाई आपका जो काम है वो कैसा चल रहा है। तो दरोगा साहब कहते हैं कि बहुत बढ़िया चल रहा है। तो डीएम साहब कहते हैं देख लो दिवाली का त्योहार है तो कोई गलती ना हो पाए, कैसा चल रहा फिर भी। तो दरोगा साहब कहते हैं कि हमारा जो काम है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद एसपी साहब जो लोकर की तरफ इशारा करते हुए पूछते हैं कि इनको किस कारण से लोकर के अंदर बंद किया है। तो दरोगा साहब एसपी साहब से कहते हैं कि यह हमें जो हमारा जो कानून का जो काम है वो हमें करने नहीं दे रहे थे, इसलिए हमने इनको 2 दिन लोकर में बंद रहेगा तो इसकी जो अकल है वो ठिकाने आ जाएगी और हमारे किसी भी जो काम में ये बाधा नहीं बनेगा, किसी भी काम को करने से हमें नहीं रोके। लोकर के अंदर जो अतुल साहब होते हैं, अतुल डीएम साहब होते हैं, तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। तो एसपी साहब एकदम से दरोगा को जोरदार थप्पड़ जमा देते हैं। तो जैसे ही दरोगा को थप्पड़ लगता है तो दरोगा साहब एकदम हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये क्या हुआ, एसपी साहब ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा। तो एसपी साहब दरोगा साहब से कहते हैं कि ये तुम्हें पता भी है तुमने किसको बंद कर रखा है, ये दिल्ली के डीएम साहब हैं। अब दिल्ली के जो डीएम साहब हैं, अब सभी तुम्हारे जो ये अवैध वसूली के जो किस्से हैं ये दिल्ली तक भी पहुंच गए हैं, ये दिल्ली तक भी आप सभी लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार। इसके बाद वो पुलिस वाले से इशारा करते हैं और वो लोकर को खोलते हैं। तो डीएम साहब बाहर आते हैं और वो पटना के डीएम के साथ आकर हाथ एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो आपस में बातें करने लगते हैं। बातों में जो पटना के डीएम साहब थे तो वो दिल्ली के अतुल डीएम साहब से कहते हैं कि यदि तुम्हें कोई ऐसी परेशानी थी तो पहले भी आप मुझसे फ़ोन कर पूछ कह सकते थे। तो वो अतुल साहब जो होते हैं वो पटना के डीएम से कहते हैं कि मुझे ये देखना था, से कोई बात नहीं थी, तो मैं देखना चाहता था कि इसमें जो अवैध वसूली में कितने पुलिस वाले शामिल हैं। तो इस थाने में आकर पता चला कि जो आपका पूरा जो स्टाफ है, पूरा जो पुलिस महकमा है वो पूरा ही अवैध वसूली में शामिल है। बाद डीएम साहब जो पटना के डीएम साहब होते हैं वो एसपी साहब को इशारा करते हैं और वो पूरे जैसे वो एसपी साहब से इशारा करते हैं तो वो पूरे ही पुलिस स्टाफ को वो लैन हाजिर और या सस्पेंड कर देते हैं। और जैसे ही वो इस खबर को सुनते हैं तो पूरा पुलिस स्टाफ हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और जो दिल्ली के जो अतुल डीएम साहब होते हैं उनसे भी वो माफ़ी मांगते हैं कि सर हमें माफ़ कर दी, हमारे साथ ऐसा मत करिए, हमें नहीं पता था कि आप डीएम साहब हैं।
तो उसके बाद वो पूरे पुलिस स्टाफ को लाइन हाजिर कर देते हैं। तो तुम्हें पब्लिक की सुरक्षा के लिए रखा जाता है और तुम यहाँ पर अवैध वसूली करते हो, जिससे हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से बदनाम है। सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है कि किसी की सुरक्षा करो और तुम अपनी जेबें भरते हो और ऐसा गंदा काम करते हो। तो तुम्हें ड्यूटी देने का, तुम्हें ड्यूटी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और यहाँ के जो डीएम साहब होते हैं वो दोनों पुलिस वाले को लॉकर में बंद कर देते हैं। जिसने दिल्ली के जो अतुल साहब को लॉकर में बंद कर दिया था, और दोनों पुलिस वाले अवैध रूप से वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। इसके बाद डीएम साहब अपने फल लेकर अपने घर आते, फलों की खरीदारी करके अपने घर आते हैं। तो आते ही जो अतुल के पापा हैं वो अपने बेटे से पूछते हैं कि तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई। तो अतुल अपनी पूरी कहानी के बारे में बताते कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, और जो अवैध वसूली करते हुए जो दो पुलिस वाले हैं उनका जो घोटाला है, जो भंडाफोड़ है, वो उजागर हो गया है और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो जैसे ही वो अतुल डीएम साहब इस कहानी को अपने पापा को बता रहे थे, पूरा जो परिवार है वो भी वहाँ बैठकर इस कहानी को सुन रहा होता है। पूरा परिवार अपने तो अतुल के जो पापा है वो अपने बेटे पर बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं, बड़ा ही गर्व करते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा जो उनका जो दोनों पुलिस वालों को अवैध वसूली कर रहे थे तो उनको अंदर कर दिया। तो उसके पापा कहते हैं कि यहाँ अक्सर ऐसा होता रहता है। यदि सभी अधिकारी इसी तरीके से काम करने लगे तो ऐसा ये जो अवैध वसूली का जो धंधा है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो सभी जो परिवार वाले होते हैं और हंसी खुशी छठ पूजन करते हैं, और छठ पूजन करने के बाद जो अतुल जो डीएम साहब हैं वो अपने निवास दिल्ली आ जाते हैं और अच्छी तरह से अपने घर में आकर रहने लगते हैं। और डीएम साहब भी अपने कार्य को दोबारा से आकर वो संभाल लेते हैं और अपनी ड्यूटी बड़ी ही मेहनत और ईमानदारी से देने लगते हैं। सभी अपने कार्य में लग जाते हैं। दोस्तों, अब आप क्या कहना चाहोगे उनके जो डीएम साहब होते हैं अतुल के बारे में, और जिनको जो वे थे, जो पुलिस वाले थे, जो बिल्कुल जो डीएम साहब बिल्कुल सिंपल कपड़ों में, जो ग्रामीण व्यक्ति की तरह, और पैरों में उनके चप्पल होती है, उनको पकड़ लिया जाता है और उनको फिर लॉकर में बंद कर दिया जाता है। और जो पटना के जो डीएम साहब और एसपी साहब होते हैं उन्हें वो छुड़वा देते हैं। और क्या कहना चाहोगे आप जो पटना के डीएम साहब होते हैं। दोस्तों, हमारी जो वीडियो आपको यदि अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। दोस्तों, क्या कहना चाहोगे आप अतुल के बारे में, क्या कहना चाहोगे जो दो पुलिस वाले होते हैं उनके बारे में, क्या कहना चाहोगे पटना के जो डीएम साहब होते हैं उनके बारे में, क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे आप उनके अतुल के पापा के बारे में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के साथ और अब लेते हैं हम आपसे अलविदा। जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलते हैं, बाय बाय। एक दूसरे